नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी की पेशी पर सियासी बवाल। कांग्रेस आज जिला मुख्यालयों का घेराव करने वाली है। अब राहुल गांधी से ईडी सोमवार को करेगी पूछताछ। इस वक्त बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल से हो रही है पूछताछ। राहुल गांधी की पेशी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। देश भर में कांग्रेस आज जिला मुख्यालयों का घेराव करने वाली है। अब सोमवार को ईडी राहुल से पूछताछ करने वाली है। तो जैसे कि लगातार ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, ऐसे में इसका विरोध कांग्रेस कर रही है और जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आज देश भर में जिला मुख्यालयों का घेराव किया जाएगा। अब सोमवार को ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। राहुल गांधी की पेशी पर सियासी बवाल मचा हुआ है और ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, मांगे उठाई जा रही हैं और जिसके मद्देनजर देश भर में आज कांग्रेस जिला मुख्यालयों का घेराव करने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की पेशी पर जो सियासी बवाल है वो लगातार मचा हुआ है। देश भर में कांग्रेस आज जिला मुख्यालयों का घेराव करने वाली है। अब सोमवार को ईडी राहुल से पूछताछ करेगी। कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है राहुल गांधी की पेशी को लेकर के, जिसके मद्देनजर देश भर में कांग्रेस आज जिला मुख्यालयों का भी घेराव करने वाली है। राहुल गांधी की पेशी पर सियासी बवाल, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला भी इस विरोध में शामिल हैं। तो राहुल गांधी की पेशी पर ये सियासी बवाल जो मचा हुआ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। देश में एक दिन में 12,847 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7,985 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.64% हो गया। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 63,063 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। अब तक देश में कोरोना से 5,24,817 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 623 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई और 375 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.71% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 416 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद में 115 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 3 और पंचकुला में 18 नए केस मिले। वहीं रोहतक में 9 तो झज्जर में 6 केस मिले। अगर बात की जाए प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,341 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। फरीदाबाद में 115, हिसार से 3 केस मिले हैं। आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रदेश में 623 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। पंचकुला में 18, रोहतक में 9 केस मिले हैं। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है।
केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने का ऐलान किया। ये छूट केवल इसी साल के लिए लागू होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 साल में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है। इससे पहले अग्निवीर बनने के लिए पहले निर्धारित आयु सीमा 17.5 साल होती थी और 21 साल थी। अग्निपथ पर सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है। स्कीम के तहत अपर एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने आयु सीमा को बढ़ाया है। आयु सीमा 21 से बढ़ा करके 23 साल कर दी गई है। तो 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी। अग्निपथ पर सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है। हर महीने 30 से 40 हजार रुपए मिलेगा वेतन। 25% युवाओं को सेना में आगे मिलेगा मौका। 75% युवाओं को छोड़नी पड़ेगी नौकरी। स्कीम के तहत सरकार ने बढ़ाई अपर एज लिमिट। आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। तो पिछले 2 सालों से भर्ती ना होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। पहले 17.5 साल से 21 साल आयु सीमा थी, जिसे अब बढ़ा करके 23 साल कर दिया गया है। तो इस स्कीम के तहत आयु सीमा को बढ़ाया गया है। अग्निपथ को लेकर के केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने स्कीम के तहत आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। अग्निपथ पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आ गया है। स्कीम के तहत एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है। आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। तो क्या है अग्निपथ योजना, इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में किया जाएगा शामिल। 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी। हर महीने 30 से 40,000 रुपए वेतन मिलेगा। 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा। 75% युवाओं को छोड़नी पड़ेगी नौकरी। स्कीम के तहत सरकार ने बढ़ाई अपर एज लिमिट। आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 की गई। पिछले 2 सालों से भर्ती न होने पर लिया गया फैसला। पहले 17.5 साल से 21 साल की थी आयु सीमा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को कांग्रेस ने नई जिम्मेदारी दी है। दरअसल कांग्रेस ने जयराम रमेश को महासचिव और मीडिया प्रभारी नियुक्त किया। आपको बता दें, इससे पहले इस पद पर रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, जिनकी जगह अब जयराम रमेश को दी गई। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी बने रहेंगे। जयराम रमेश को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश के इलाकों में देर रात जमकर बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं पुंडरी में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जगह जगह जलभराव होने से लोगों को परेशानी हो रही। दरअसल पुंडरी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है, जिससे लोगों का सब्जी मंडी, अनाज मंडी, पुंडरी गौघाट पर जाना मुश्किल हो गया है।
में नगर परिषद बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनुराधा सैनी की जनसभा में बड़ी तादाद में जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान डॉक्टर अनुराधा के ससुर बीजेपी जिला महामंत्री डॉक्टर राज सैनी का भी शहरवासियों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर राज सैनी ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों से जनता खुश है, जिसके चलते डॉक्टर अनुराधा सैनी भारी मतों से जींद में जीत हासिल करने जा रही हैं। वहीं विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने हर वर्ग के लिए जो काम किए हैं उससे जनता खुश है। इस दौरान डॉक्टर अनुराधा ने कहा कि उनके प्रधान बनने पर प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा, शहर में जो भी विकास कार्य रुके हुए उनको पूरा करना और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, आपके बेटे ने जो कहा सुनिए, और यहाँ तक कि पूरे शहर में सीसीटीवी लगवाना ही है। साइड में साथी खड़े हैं, पंडाल में आ जाओ। बहुत अच्छा लग रहा है, रोज मिले लड्डू से तोला जा रहा है। अब सबको पता चल जाता है जनता को कि कितना वजन मेरे में हो रखा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का, सारी माता बहनों, और सबसे अच्छी बात है कि छोटे छोटे बच्चों का भी मुझे समर्थन मिल रहा है। और सब में इतना उत्साह और उल्लास बना हुआ है कि बस जीतेगी तो डॉक्टर अनुराधा सैनी। खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल की अगुवाई में सिखों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम मनोहर लाल के साथ मुलाकात की। सिख नेताओं ने सजा पूरी कर चुके बंदी सिखों की रिहाई की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही अलग अलग राज्यों में सजा पूरी कर चुके 9 बंदी सिखों को रिहा करने की मांग की गई। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को लेकर जब चर्चा हुई तो दादूवाल ने कहा कि हरियाणा के सिख संस्थानों की उपेक्षा हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सारा जिहड़ा वफद है मानयोग मुख मंत्री साहब नूं मिल के रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कहा कि असीं मानयोग प्रधानमंत्री साहब नूं ते अपने गृह मंत्री साहब नूं वो चिट्ठी लिखणगे कि ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਖਣ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਸੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। करनाल में विजिलेंस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां विजिलेंस की टीम ने निसिंग के एसडीओ, जेई और प्राइवेट ड्राइवर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने खेत से बिजली की तार को हटाने के एवज में 4 लाख रुपए की मांग की थी। यहां तक कि ये लोग 3.5 लाख रुपए पहले ले चुके थे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये तस्वीरें ये निसिंग के एसडीओ हैं मनीष लांबा और इनके साथ जो जेई हैं पवन कुमार, और इन दोनों को जो है 1 लाख के साथ हमने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तीसरे इनके ड्राइवर अरेस्ट हुए और जो ऐसा था इन्होंने 4.5 लाख रुपए की डिमांड की हुई थी। जो कंप्लेनेंट हैं उनके खेत में बिजली की लाइन जा रही थी, उसको हटाने के लिए और नई लाइन लगाने के लिए ऑलरेडी 3.5 लाख रुपए ले चुके थे, पर जो इनका पेंडिंग काम था वो उसको नहीं कर रहे थे और बार बार जैसे उनसे डिमांड की जा रही थी तो उन्होंने हमारे को शिकायत दी और उसके बाद आज उनको हमने रंगे हाथों गिरफ्तार 1 लाख रुपए लेते हुए बिजली विभाग के दफ्तर से गिरफ्तार किया सर। बिल्कुल, बिजली विभाग के दफ्तर से निसिंग और एसडीओ मनीष लांबा, जेई पवन और एसडीओ मनीष और ड्राइवर वेद हैं जो उनके प्राइवेट अलग से इन्होंने। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इन चुनावों में गठबंधन का मुकाबला इनेलो और आप से होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही। वहीं बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी हुआ हो। ये रिपोर्ट देखिए।
हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। प्रत्याशी जनता के दरबार में जाकर हाजिरी लगा रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। जहां बीजेपी जेजेपी मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। एनएलओ और आप भी इन चुनावों में अपना दमखम दिखा रही है। अब ये पार्टियां गठबंधन को कितना टक्कर दे पाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी ने कल अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें उसने स्वच्छ, सुंदर, हरे भरे और आत्मनिर्भर प्रदेश का वादा किया है। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए जनता से 27 बड़े वायदे किए हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि बीजेपी का संकल्प पत्र, सभी क्षेत्रों में लगेगी एलईडी और सोलर लाइट्स। बच्चों के खेलने और लोगों के सैर के लिए पार्कों का नवीनीकरण। जहां जरूरत होगी वहां नए पार्क बनाए जाएंगे। शमशान घाट का नवीनीकरण किया जाएगा। शमशान घाट में की जाएगी पानी, बैठने और रास्ते की व्यवस्था। स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे। वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहां कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। पुराने कम्युनिटी सेंटरों का नवीनीकरण किया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर्स के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर होंगे। सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां नई सड़कें बनाई जाएंगी। सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई दी जाएगी। नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और हर घर में नल से जल दिया जाएगा। नहरी पानी को स्टोर करके घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डाली जाएगी। बरसाती पानी की निकासी के लिए काम किया जाएगा। अग्निशमन सेवाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। मोबाइल और कम्युनिटी टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। सभी क्षेत्रों में नगर परिषद और नगर पालिका भवन बनाए जाएंगे। प्रदेश के सभी शहरों को आधुनिक लुक दिया जाएगा। सभी क्षेत्रों के शहरों और गांवों में प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे। अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। गृह कर के कार्य को दुरुस्त किया जाएगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी के आधार पर सेक्टर काटे जाएंगे। गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए 19 जून को मतदान होगा। मतगणना 22 जून को होगी। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। कुल मिलाकर 46 शहरों में नगर निकाय चुनाव होंगे। कुल 18,20,000 मतदाता भाग लेंगे, जिसमें 9,65,547 पुरुष और 8,64,612 महिला मतदाता है। अब इंतजार 22 जून का है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। मानसून सिर पर है। जहां देखो शहर के नाले गंदगी से अटे पड़े हैं। ऐसे में जब भी वर्षा हुई तो नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ जाएगा और जल भराव हमेशा की तरह परेशानियों का कारण बनेगा। मानसून के दौरान अगर नालों में बारिश के पानी की रुकावट हुई तो शहर में हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में स्थिति में सुधार लाने के लिए निगम अधिकारियों की तरफ से बैठक बुलाई गई, जिसमें नालों की साफ सफाई को लेकर के आदेश दिए गए और जल भराव वाले चिन्हित क्षेत्र में सुधार की स्थिति पर चर्चा की गई। रिपोर्ट देखिए। मानसून सिर पर, बरसाती नाले साफ नहीं। नालों की साफ सफाई आधी अधूरी। आगामी मानसून से जलभराव बनेगा सरदर्द। बल्लभगढ़ महावीर कॉलोनी के नजदीक का नाला बारिश के दिनों में ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी के नालों में लगे गंदगी के ढेर से आसपास के क्षेत्रों में सांस लेना भी मुहाल हो जाता है। इससे आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि नाले की सफाई पिछले 2 साल से नहीं हुई है और अगर कभी सफाई हो भी जाती है तो नाले का कूड़ा बाहर निकालकर नाले के सामने ढेर लगाकर छोड़ दिया जाता है, जो सूखने के बाद उड़कर फिर से नाले में दोबारा चला जाता है,
जिससे नाला पूरी तरह से गंदगी से भर जाता है। गांव में चारों ओर गंदगी बिखरी पड़ी रहती है, जिससे आसपास के लोगों को गंदगी के साथ बीमारियों को भी झेलना पड़ता है। प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं। अभी कॉलोनी अगर नाले की साफ सफाई की बात की जाए तो किस तरीके की साफ सफाई है? कब कितने समय से साफ सफाई नहीं हुई? ये कम से कम 2-3 साल से तो मैंने देखा है, अभी तक नहीं सफाई हुई है। क्या कारण है? अब ये तो कम्प्लेक्स वाले बताएंगे। क्या आपने शिकायत की है कभी किसी को? शिकायत खूब करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। परेशानी कितनी हो रही है इससे? बहुत ज़्यादा। अब ये तमाम यहाँ सड़क नहीं बनती है, यहाँ मलबा निकाल कर फेंक जाते हैं और वो उठाते ही नहीं है, फिर वो दोबारा नाले में चला जाता है। मानसून से पहले नालों की स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगेश शर्मा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेश अनुसार नालों की साफ सफाई के लिए निगम की टीम लगाई गई है। देखो जी, जो मोहना रोड का नाला है, ये पिछले पुराना बहुत 50 सालों की डिमांड थी लोगों की कि भाई ये नाला पक्का होना चाहिए, और नाले का काम मंत्री जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ है और लगभग 70% काम पूरा हो गया है। पीछे जो गुप्ता होटल की पुलिया है, यहाँ तक मैं अभी देख के आया हूँ कि नाला पूरा वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ एरिया है जो नाला अधूरा है। और नाले की सफाई की बात है कि परसों से जेसीबी चल रही है, परसों भी मैं यहीं पे था, कल भी हम लोग यहीं पे थे, और लगभग नाले की वहाँ से अपना आकाश सिनेमा हॉल से होती हुई और सफाई यहाँ तक पहुँच गई है। जैसा कि बारिश को मौसम को देख के मद्देनजर रखते हुए मंत्री जी का आदेश हुआ है कि नाले की सफाई तुरंत की जाए ताकि जल भराव की समस्या ना हो और कॉलोनियों में पानी उल्टा बह ना हो। जो मानसून के आने से पहले सारे नालों की साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन निगम के जेसीबी ड्राइवर का कहना है कि 2 दिन से हम लगातार नाले की सफाई कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह जैसे ही हम नालों की सफाई करने कॉलोनी में आए तो निगम की ओर से हमारे पास फोन आया कि जेसीबी को वापस लाया जाए, साफ सफाई को वैसे ही छोड़ दिया जाए। इससे इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम के अधिकारी अपने काम को लेकर कितने गंभीर है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से 16 तारीख से 20 तारीख तक बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। अगर इस बीच नाले की सफाई नहीं की गई तो बरसात के चलते जल भराव की स्थिति बल्लभगढ़ के अंदर फिर से देखने को मिल सकती है। तो अब देखना यह है कि क्या नगर निगम इस पर सजगता से कार्य करेगा या बस प्रशासन की ओर से साफ सफाई का ऐलान बातों का ढोल बनकर रह जाएगा। हर खबर के लिए बल्लभगढ़ से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।